अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज से चंद दिन पहले 190 मिलियन पाउंड केस का जब फैसला सामने आया तो बहुत से तज्ज़ियाकारों ने उसी वक्त प्रेडिक्ट कर लिया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक सवेर रिएक्शन इस सिलसिले में ज़रूर सामने आएगा। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से तमाम तर नज़रें अमरीका की जानिब थी, वाशिंगटन की जानिब थी कि वहाँ से PTI के लिए कोई खुशखबरी आती है या नहीं आती। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद भी फिलहाल तो वो खुशखबरी नहीं आई है, लेकिन लगता इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ये फैसला किया है कि मामला अब असेंबलियों के अंदर नहीं, मामला अब मुज़ाकराती टेबल के ऊपर नहीं बल्कि सड़कों के ऊपर हल किया जाएगा। जुनैद अकबर साहब, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत दी गई है, वो एक बड़ा वाज़े इशारा है कि अब हर किस्म का जलसा जुलूस एहतजाज जो है वो किया जाएगा। और उन्होंने खुद ये बात इंटरव्यू में कही भी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने के लिए बाकायदा इजाज़त मांग ली गई है। माजी के अंदर तो यही होता रहा है जब से यह हुकूमत आई है कि ये इजाज़त मिलती नहीं है। और इससे पहले जब वो लाहौर में जलसा करना चाहते थे तो उन्हें लाहौर के आउटस्कर्ट्स के अंदर एक जगह दे दी गई थी। लेकिन लग इस तरह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि अब आराम से नहीं बैठना, अब भरपूर किस्म का एहतजाज करना है। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी लगता है जैसे कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनके खिलाफ एहतजाज किया जाए। जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज कर रही है, वहीं पे सहाफ़ियों की जानिब से भी पिछले 24 से 48 घंटे में बड़े सवेर एहतजाज हुए मुल्क भर में पीका कानून के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद आज वो कानून मंजूर कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने उस बिल के ऊपर साइन कर दिए और वो बाकायदा कानून बन चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो माजी के अंदर बार बार ये कहती रही है कि हम आज़ादी इज़हार राय के साथ हैं, आज लगता है कि चाहे इस मीडिया की का गला घोंटने के लिए, आज़ादी इज़हार राय को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सब ने अपना अपना हिस्सा इस सारे मामले के अंदर डाल दिया है। लेकिन कमिंग बैक टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो स्ट्रैटेजी अब ये लोग शुरू करने लगे हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। बल्कि आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ में तब्दीली आ नहीं रही बल्कि खुद तब्दीली पार्टी के अंदर ही आ गई है। तो इस पॉलिसी शिफ्ट से क्या उसके रिजल्ट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? 3 सीनियर सहाफ़ी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राय लेंगे, उनसे रहनुमाई लेंगे कि वो क्या समझते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर हैं, हमारे भाई हैं इमरान शफकत साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप तशरीफ लेकर आए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे 2 मेहमान, शहजाद इकबाल साहब सीनियर एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम करते हैं जियो के ऊपर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राय साकिब खरल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट को बड़ा गौर से कवर करते हैं और अंदर की खबर अक्सर इनके पास मौजूद होती है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब, मैं आपसे ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि अंदर की खबरें जो हैं वो अक्सर आप PTI के हवाले से बड़ी एक्यूरेट देते हैं। सर, ये जो एक तब्दीली आई है, जुनैद अकबर साहब का आना, अली अमीन गंडापुर साहब से ये अहम ओहदा लिए जाना, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? इसको पब्लिक में तो ये शो किया जा रहा है कि नहीं एक मामूल का चेंज है, लेकिन आप समझते हैं कि एक्चुअली एक प्रोटोकॉल तब्दीली है PTI के अंदर? थैंक यू मंसूर साहब। बिल्कुल भी नहीं जी, ये कोई प्रोटोकॉल या एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का थोड़ा पैटर्न देखिए कि उन्होंने जब भी कोई महाज खड़ा करना होता है तो उसकी प्रॉपर प्रेपरेशन की जाती है। अभी आज से कुछ देर पहले, अभी जब इस प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले खबर आती है कि इमरान खान साहब ने जेल में मुलाकात के लिए मेयर शराफत साहब और तैमूर झगड़ा साहब को भी मदऊ कर लिया है। एट सम पॉइंट इसी वीक के अंदर उनकी भी मुलाकात होने जा रही है इमरान खान साहब से। अब झगड़ा साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के एक पिलर माने जाते हैं, बहुत बड़े लिखे आदमी हैं, उनको भी कॉर्नर किया गया एट सम पॉइंट। मेयर शराफत साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने लाहौर से मरियम नवाज साहबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और एक ऑडियो लीक हुई थी उनकी जो CM-KP के अली अमीन गंडापुर साहब के साथ थी। उससे पहले जो मुलाकातें जुनैद अकबर खान साहब से होती रहीं, आतिफ खान साहब से भी होती रहीं, ये भी एक कैंप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो कैंप माना जाता है कि जो CM-KP के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से नाला या थोड़े से खफगी का इजहार माजी में करते आए हैं। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी डिस्कस हो रही हैं और इस्लामाबाद के कुछ सर्कल्स में भी डिस्कस हो रही हैं। एक तो पॉसिबिलिटी कि जुनैद साहब, आतिफ खान साहब, शाहराम तरकई साहब, ये वाला ग्रुप जो है ये हमेशा से पावर मांगता रहा, इमरान खान साहब से शिकायतें लगती रही अली अमीन गंडापुर साहब की, तो मुमकिनात में से है कि इमरान खान साहब ने कहा हो कि जनाब इनको एक दफ़ा PAC भी दे दो, सदारत भी दे दो खैबर पख्तूनख्वा की, और देखो कि ये किस हद तक परफॉर्म करते हैं। और सेकेंडली जो मुलाकातें झगड़ा साहब वाली और मेयर शराफत साहब वाली होने जा रही हैं वो प्योरली वो मुलाकातें हैं कि जिसमें रिजर्वेशन उनकी सुनी जाए कि अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कितने शिकायत के अंबार लगते हैं, कितने लोग हैं जो आकर अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ बोलते हैं और बताते हैं कि जनाब ये रिजर्वेशन हैं। हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम जो रिसेंट मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की हुई है इमरान खान साहब से जेल के अंदर कुछ 1.25 घंटे से ज़ायद की मुलाकात थी,
उसके बाद कुछ बड़े क्लोज सोर्सेज जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के, उनसे मैंने भी बात करने की कोशिश की, रात को कोई मुलाकातें भी की, तो वहां से तो ये लगता है कि जनाब कुछ टास्क दिए गए अली अमीन गंडापुर साहब को, और अगर वो टास्क मीट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, कोई महीने 1.5-2 का टाइम दिया गया है, अगर वो कमीशन बना लेते हैं, कुछ और चेंजेस हैं वो ले आते हैं अपने रवैये की, तो फिर अली अमीन गंडापुर कंटिन्यू करेंगे। रीजन कि अली अमीन गंडापुर साहब को चेंज करना एट दिस मोमेंट कोई बहुत इजी टास्क नहीं है इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सो ये दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। देखिए कि अली अमीन गंडापुर साहब किस हद तक परफॉर्म करते हैं, इन डेज टू कम सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। शहजाद इकबाल साहब, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी, इसमें मीडिया के अंदर ये भी रिपोर्ट हुआ कि चंद करप्शन के इल्जामात हैं, गवर्नेंस के इल्जामात हैं। अब एक साइड ये भी कहती है कि बुशरा बीबी के साथ जो है वो कोई केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई, कुछ उनके भी इख्तलाफात थे जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये सब कुछ हुआ है। अब वैसे इमरान खान साहब की अगर पर्सनालिटी भी आप उठा के देखें तो जब 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहले साल के अंदर ही उनको अपना वजीर खजाना भी तब्दील करना पड़ गया था। आप समझते हैं कि बेसिकली ये इंतजामी तब्दीली की वजह से या गवर्नेंस का ही इशू है, या खान साहब ने अभी ये फैसला कर लिया है कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट या वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं उनके जरिए मामला तब नहीं चलेंगे, अब सड़कों के ऊपर ही दमादम मस्कल अंदर होगा? जी बहुत शुक्रिया मंसूर। एक तो जब ये तब्दीली हुई, जुनेद अकबर को जब पीएसी चेयरमैन लगाया गया, फिर सूबाई सदर बनाया गया, तो उस वक्त पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब की मर्जी की वजह से हुआ है। और मेरे ख्याल से कल इमरान खान ने भी जब सहाफियों से गुफ्तगू की है तो उन्होंने भी ये तासुर दिया है कि अली अमीन गंडापुर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि 2 ओहदे मुझसे नहीं संभाले जा रहे हैं, मैं सो नहीं सकता हूँ रात को, तो लिहाजा एक ओहदा मुझसे वापस ले लें, और इसलिए सूबाई सदर उनको हटा के फिर जुनेद अकबर साहब को बना दिया गया। लेकिन हमारे जराये बताते हैं कि इमरान खान ने अभी कुछ रहनुमाओं से जो मुलाकात की अडियाला जेल में, उसमें उन्होंने गिले शिकवे किए हैं, अली अमीन गंडापुर के हवाले से नाराजगी का इजहार किया है। एक तो जो शिकायत उनके पास आ रही थी गवर्नेंस और करप्शन को लेके, उस पर जो है उनको एतराज था, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था, और ये मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग मिलकर आए इमरान खान से, ये उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान को ये भी इशू था कि मोहसिन नकवी साहब से जब भी मुलाकात करते तो शायद उनकी मजबूरी हो क्योंकि उनके पास एक ओहदा ऐसा है, लेकिन वो मुलाकातें करने के बाद तस्वीर खिंचाना और फिर वो तस्वीर पब्लिक होना, ये जो है उनको उनकी एक नाराजगी की वजह बनी है। और ये बात ऐसी भी नहीं है कि जिसको आप मान ना सके, क्योंकि 2-3 मरतबा साफियों से गुफ्तगू में वो ये कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी अगर से मुलाकात करते भी अली अमीन गंडापुर साहब तो एटलीस्ट तस्वीर ना खिंचवाएं। बड़ी छोटी सी बात लगती है, बट बहरहाल ये पार्टी के रहनुमा बता रहे हैं कि वजह बनी है। इसके अलावा देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जुनेद अकबर साहब एक हार्ड लाइनर के तौर पर जाने जाते हैं, और ना सिर्फ जब हम स्टैब्लिशमेंट के हवाले से उनकी बात कर रहे होते हैं उस पर बड़ा हार्ड पॉइंट देते हैं, लेकिन जो पोजीशन उनकी तहरीक इंसाफ के हवाले से भी होती है उस पर भी वो बड़े खरे और खुलकर बात करते हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक से गायब हो गए, केपी हाउस पहुंच गए, केपी हाउस से पता नहीं कितने समंदर और पहाड़ तय करते हुए वो पेशावर पहुंचे, तो उस वक्त भी ये जुनेद अकबर साहब ने कहा था कि ये उनकी जो स्टोरी है वो समझ नहीं आ रही है, वो बिलीवेबल नहीं है। फिर गवर्नेंस के इशूज, करप्शन के इशूज पर बात करते रहे। शकील खान को जब हटाया गया सूबाई काबीना से तो उन्होंने आवाज उठाई, तो वो ऐसी एक उनकी शख्सियत, और जाहिर सी बात उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है तहरीक इंसाफ है कि वो अगर पीटीआई के खिलाफ भी कोई बात हो वो करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उनकी पोजीशन बड़ी हार्ड रही है, तो ये तब्दीली जो है ऑब्वियसली इस लिहाज से तो मायने खेज है, और अब तो खुद जुनेद साहब बता भी रहे हैं कि हम मुजाहिमत के लिए आगे बढ़ेंगे, दूसरी जमातों को अपने करीब बुलाएंगे। और इसमें एक वजह ये भी है, देखिए एक सूबे का ओहदा होना तो एक और बात है, इमरान खान साहब एक और बात भी बार बार कर चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, डेरा इस्माइल खान के नहीं, तो वो वहां से बाहर निकल के लार्जर पॉलिटिक्स को देखें। लेकिन फिर भी गंडापुर साहब के जो बयानात फजल रहमान साहब से मुतल्लिक थे वो तो जारी थे, तो ये भी जो है एक कंसिडरेशन में चीज आई होगी कि अगर हमने दूसरी सियासी पार्टीज को मिलाना है तो ऐसी शख्सियातों जिनके आपस में ताल्लुकात कम से कम एक नॉर्मल हो। इमरान शौकत साहब, एक इस सारी चीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक और एंगल निकाला जाए, वो ये है जिस तरह जुनेद अकबर साहब एक हार्ड लाइनर कंसिडर किए जाते हैं, उन्होंने बल्कि अपने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि जनाब अब होम्योपैथिक काम नहीं चलेगा, अब मतलब सही तरीके से जो है वो एहतजाज होगा। इसका मतलब है कि वो तमाम ब्रिजेस, वो तमाम कॉन्टैक्ट्स जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बने हुए थे, अब इमरान खान साहब ने फैसला किया कि उन्हें नहीं इस्तेमाल किया जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट पर या हुकूमत पर प्रेशर जो है सड़कों के जरिए डाला जाएगा। वो इंसार अब्बासी साहब की आज स्टोरी छपी हुई है, वो कहते हैं कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है या जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं उसका रास्ता ना खान साहब ने बंद किया ना इस्टेब्लिशमेंट ने बंद किया, और ये उनकी किसी पार्टी के किसी को बड़े के लीडर के साथ गुफ्तगू हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मतलब ये इमरान खान साहब ये भी रिस्क लेंगे। अच्छा।
तो ये वो टैक्टिक्स होते हैं, सियासी हरबे होते हैं दबाव में लाने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए। तो अभी तक तो उनके इस तरह के हरबे कामयाब नहीं हो सके, आगे चल के देखें क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल के कामयाब होंगे। अच्छा, नहीं तो एक बहुत बड़ा जो जिस तरफ देखा जा रहा था वो था अमेरिका की तब्दीली, या अमेरिका में जो इक़्तिदार की तब्दीली है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो वो भी कुछ कारगर हुआ है या नहीं हुआ आपके? नहीं, वो तो ये जो कारोबारी कोई सरमायाकारों का वफ्द आया हुआ जी, आज मिला भी है प्राइम मिनिस्टर से मिला, साफियों से भी उसने मुलाकात की है, और वो कहते हैं कि वो रिचर्ड ग्रेनल जो हैं गालबन, वो मेरा ख्याल उन्होंने अपने ट्वीट वगैरह भी डिलीट कर दिए। वो अब मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, कुछ का ये कहना है कि 45 दिन के बाद उनकी ट्वीटें ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं, बेसिकली वो वाला चक्कर है। एक रह गई सिर्फ फ्री इमरान खान वाली, बाकी सारी डिलीट होगी। ठीक है, तो वो बहरहाल कह रहे हैं कि जी वो बड़े अच्छे आदमी हैं और उनको कोई डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत कोई गुमराह कोई वीडियो दिखाई, हाँ वो दिखाई गई होगी, तो इस तरह की वो बात कर रहे हैं। और ये जो साहब हैं जो आए हैं जेंट्री बीच गालबन का नाम है, तो ये पाकिस्तान के बारे में जो उनका गुफ्तगू और फिर उनका पाकिस्तान आना, फिर उनका ट्रंप की फैमिली के साथ वो बिज़नेस का भी कहते हैं कोई पार्टनरशिप वगैरह भी है, तो इस तरह के वफूद अमेरिका जैसी रियासत से इस तरह नहीं आया करते। अच्छा, तो कुछ ना कुछ मेरा ये ख्याल है कि इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला नहीं है, ये कुछ और भी मामला है। अच्छा, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, चाइना फैक्टर जो है ये, और फिर पाकिस्तान को ज़रा तसल्ली देना कि अभी आपको डॉलर ही चाहिए, कर लेंगे। लेकिन एक इसमें सिर्फ एक सवाल आता है ना कि एक सरमायाकार अगर आए और आके एक मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, तो हम उसकी कहीं भी बात को इतनी इंपॉर्टेंस दे दें कि जनाब ये पॉलिसी बयान दे रहे हैं, हम तो उसका पॉलिसी के साथ तो ताल्लुक़ ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मैं तो इसीलिए डिप्लोमेसी कह रहा हूँ इसको, ये पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी लग रहा है। और जो चाइना फैक्टर है वो अमेरिका के लिए बड़ा अहम है। ठीक, तो ये पाकिस्तान, सी पैक, पाकिस्तान का रोल, ये ज़रा मुझे लगता है कि ये शायद उस तरफ भी बात हो सकती है। अच्छा, ठीक। साकिब साहब, ये अमेरिका वाली जो एक सिचुएशन है, क्या किस तरह असेस कर रहे हैं इस मामले को? क्या वो बाब बंद हो गया है, खुला है, या पीटीआई अभी भी देख रही है कि वाशिंगटन से कोई ठंडी हवाएं आएंगी और उसके बाद इमरान खान साहब को रेस्क्यू करेंगी? मंसूर साहब, ऑब्वियसली पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में है वो तो बहुत होपफुल है, बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड टू इमरान शफकत साहब को, अभी जब हम ये शो कर रहे हैं तो अब से घंटा पहले जो विल्सन अमेरिकन पॉलिटिशियन रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ट्वीट फिर से कर दिया है फ्री इमरान खान। एक तरफ पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकार आए हुए हैं और वो हमारे नेशनल टेलीविजन कवर कर रहा है, पूरे पाकिस्तान को दिखाया गया उनकी गुफ्तगू, फिर डीप फेक वाला वो सवाल एंड एवरीथिंग दैट वाज कवर्ड। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो विल्सन एक बार फिर से ट्वीट कर दिया है फ्री इमरान खान। सो आई एम कंफ्यूज्ड कि जो विल्सन का ट्वीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक अमेरिकन टाइकून या अमेरिकन बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में अपने टूर पे आए हुए हैं, या राय साहब कंफ्यूजन है, या फिर दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, या मे बी लेकिन फिर भी एक सरकारी बंदे का ट्वीट ज़रा इंपॉर्टेंट लेंगे या किसी बिजनेसमैन का लेंगे। और सेकेंडली अभी आई थिंक बहुत सारे हमारे सहाफ़ी जो हैं वो अमरीकी सफारत खाने से भी रब्ता कर रहे हैं कि ये पर्सनल कैपेसिटी का टूर है, ये ऑफिशियल टूर है, ये गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है, तो इसके ऊपर भी अभी काम हो रहा है। आई थिंक इसके ऊपर भी थोड़ी देर में क्लैरिफाई हो जाएगी सिचुएशन कि किस लेवल का वक्त, किस लेवल का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है। ठीक, नहीं लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाहिर बात है अब तो कुछ टाइम हो गया उसे अपना ओहदा संभाले हुए। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अपने पहले हफ्ते के अंदर, बल्कि कुछ तो ये कह रहे थे कि शायद अपने ओपनिंग रिमार्क्स या पहले खिताब के अंदर ही वो शायद खान साहब का जिक्र कर दे या पाकिस्तान का जिक्र कर दे। रहे उस रात वो नहीं हुआ। उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अच्छा ज़रा फारिग हो जाए, थोड़ा सा 1-2 दिन ज़रा बिजी है यूक्रेन के हवाले से, इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से, या लोकल इशूज़ के ज़रा थोड़ा सा टेंशन इधर हो जाए, फिर शायद वो कुछ बोल दे। वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप समझते हैं कि अपनी उम्मीद लगाए बैठी है, या अब वो उम्मीदें दम तोड़ना शुरू हो चुकी हैं? देखिए मंसूर साहब, इस पे जब भी आप ऑन कैम किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से बात कर रहे होंगे, इंटरव्यू कर रहे होंगे, आपके शो में अंदर हैं, वो तो हमेशा से एक ही चीज़ कहेंगे कि नहीं, वी डोंट वांट देयर इंटरवेंशन, हमें उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। लेकिन आप पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में है उनसे आप बात करें, उनको फ़ोन करें, तो वो हमेशा से कहते हैं जी हम काम कर रहे हैं, हम इन टच हैं, अमेरिकन जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे लोगों से हम इन टच हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम ये नहीं कहते कि वो इंटरवीन करके इमरान खान साहब को रिलीज करवाएं, रिहा करवाएं, लेकिन ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन बहुत हो रही है, हम ये तमाम चीज़ें उनके सामने रख रहे हैं। कम से कम अमेरिका उसके ऊपर तो आवाज़ उठाए कि जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन और जिस तरह लोगों को कैद में रखा गया है उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। बट इवेंचुअली वी ऑल नो दैट कि टारगेट पॉसिबल क्या हो सकता है, वो इमरान खान साहब की रिहाई है
और उसके लिए जो डायस्पोरा है पाकिस्तानी, यस वो हाइपर एक्टिव है, दे आर नॉट एक्टिव, दे आर हाइपर एक्टिव। अब वो अपने टारगेट्स अचीव किस हद तक कर सकते हैं। और सेकेंडली, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ओपनिंग रिमार्क्स में या ओपनिंग इनॉग्रेल इवेंट की स्पीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप लेते, तो वहां पे बड़ा सादा सा एक पैरामीटर था जिससे आप और मैं परख सकते थे पाकिस्तान प्रायोरिटी लिस्ट में अमेरिका की कहां पे है कि डोनाल्ड ट्रंप को आते ही इमरान खान साहब या पाकिस्तान के ऊपर बात करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये महीना 2, 4 या 6 के अंदर भी प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं पे आता होगा, क्योंकि जो प्रायोरिटी लिस्ट पे आते थे, हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान आता था, उनका फॉरेन मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे, उनके वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पे बात हो चुकी है। इस्लामाबाद में कुछ डिप्लोमेट से मेरी रिसेंट इसी इशू के ऊपर बात हो रही थी, तो मुझे बासित खान साहब हैं, साबिका सफीर हैं, मुझे वो कह रहे थे, कहते हैं यार मुझे तो ये लगता है कि पहली मुलाकात का पहला जो दौरा होगा किसी वजीर आजम का अमरीका का, वो मोदी का होगा। डोनाल्ड ट्रंप को उनको जाती तौर पे जानते हैं, उनके पिछले टेन्योर से, उनका फोन पे राब्ता हो गया, दौरा ही मोदी का हो। जी हो गया है, और पहला दौरा भी अगर हो तो मुमकिनात में ऐसे कि मोदी का हो। सो प्रायोरिटी लिस्ट में हमें खुद को पता है कि हम कहां पे लाए करते हैं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में हम कहां पे हैं। सो आई डोंट थिंक सो दैट इज हैपनिंग एनी टाइम सून। शहजाद साहब, एक अक्सर औकात जो है वो एहतजाज के हवाले से एक फैक्टर आता है जिसे डिस्कस किया जाता है। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ तहरीकें चली, चाहे वो अदलिया की बहाली की तहरीक हो या इस तरह के और बहुत से मौके आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, उसमें क्राउड के हवाले से, एहतजाज के हवाले से कहते हैं फटीक फैक्टर, जिसमें तहरीकें भी थकना शुरू हो जाती हैं, लोग बार बार एहतजाज कर करके भी थक जाते हैं। इस मरतबा 190 मिलियन पाउंड केस का जब फैसला सामने आया तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे कोई एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस बात पे भी एतराज़ था कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई और KPK के अंदर किसी एक शहर के अंदर कोई एहतजाज तक नहीं हुआ। क्या लोग अब इस रूटीन के आदी होते जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, खान साहब अंदर हैं, ठीक है एक केस होगा, ठीक है उसके ऊपर फैसला आएगा खान साहब के खिलाफ, ठीक है उन्हें सजा हो जाएगी एंड लाइफ गोज ऑन? जी मंसूर, मैं अगर पहले जरा इस पे बात करूं, जो अमेरिकी बिजनेसमैन यहाँ पर आए हुए, क्योंकि उनके ओहदे को, उनके दौरे को बड़ी अहमियत दे रही है हुकूमत, क्योंकि बिजनेस पार्टनर भी हैं वो। और अभी आज 6-7 सहाफी मिले, मेरी उनमें से 1-2 से बात हुई है और मैंने उनसे पूछा कि ये जो खबरें चल रही हैं एग्जैक्टली क्या उन्होंने कहा है, कि क्या जो रिचर्ड ग्रेनेल ने ट्वीट किए वो AI जनरेटेड थे या इमरान खान से मुतल्लिक कुछ वीडियोस AI जनरेटेड दिखाई गई जिसके बाद वो उन्होंने फ्री इमरान खान ट्वीट किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि दोनों चीजें हैं, कि पहले जब ये उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान के हवाले से रिचर्ड ग्रेनेल ने ट्वीट किया, तो पहले उन्होंने ग्रेनेल की तारीफ की, फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारा ऐसा मवाद जो है वो दिखाया गया था उनको AI जनरेटेड, जिसकी वजह से उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। ये तासुर लिया है सहाफियों ने, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी भी बहुत सारी डीप फेक चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो उन्होंने दोनों किस्म की बात की, एग्जैक्टली क्लैरिटी से बात नहीं की। लेकिन एक बात जब बार बार उनसे पूछी गई इमरान खान से रिलेटेड, तो वो ये उन्होंने 2-3 मरतबा ये कहा है कि ट्रंप हुकूमत के जो मौजूदा हुकूमत है उससे ताल्लुकात अच्छे होंगे। ऑब्वियसली एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, तो उन्होंने कहीं पे इस हुकूमत के हवाले से कोई नेगेटिव बात नहीं की या इमरान खान के हवाले से कोई पॉजिटिव बात नहीं की। कि जब उनसे पूछा भी गया कि माजी में डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात थे इमरान खान के, इसलिए यहाँ पे बहुत स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद इस हुकूमत से आपके पास अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। अच्छा, ये मैं तो इलेक्शन जब हो रहा था नवंबर 5 का अमेरिका में, उस वक्त से ही कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हाइप बना दी गई थी। वहां पे जो डायस्पोरा है, जो प्रो PTI है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन किसी मौके पे अपनी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का कोई खास जिक्र नहीं किया, बल्कि खास किया कोई एक आध जगह शायद कोई बात की थी, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की है। लेकिन एक तासुर ये बना दिया गया था, और शायद वो तासुर की वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और वो शायद कोई ट्वीट कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से हाइप ज्यादा थी, मतलब हाइप तो इस किस्म की थी ना कि जो पहले दिन उन्होंने 26 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए, जिसमें से एक ये भी था कि 1500 वो लोग जो कि कैपिटल हिल में मुलविस थे हमले में, उनको उन्होंने आम माफी का ऐलान कर दिया। तो हाइप ऐसी थी कि शायद इमरान खान साहब का और PTI के कुछ लोगों का नाम भी उसी लिस्ट में आ जाएगा। तो आई थिंक वो अनकॉल्ड फॉर था। हो सकता है आगे जाके कोई ऐसी बात हो, बट इतनी ज्यादा कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राय साहब के पाकिस्तान तो इस वक्त एजेंडा पे ही नहीं है। अफगानिस्तान की जब रेलेवेंस ज्यादा थी हम थे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से तो कोई बात ही नहीं हो रही। 2-3 चीजें हैं जिसपे बात होती है, दहशतगर्दी या पाकिस्तान के न्यूज़ के हवाले से, इसके अलावा पाकिस्तान की फिलहाल इंपॉर्टेंस नहीं है। और शहजाद साहब, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, वो जो फटीग फैक्टर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ भी PTI के फॉलोअर्स के अंदर आता जा रहा है कि फायदा कोई नहीं हो रहा इतने एहतजाज करने का? फटीग फैक्टर से ज्यादा देखिए, जो लोग PTI को सपोर्ट करते हैं बहुत बड़ी तादाद में, मेरे ख्याल से कोई एक आध ही शख्स होगा हुकूमत का कोई रिप्रेजेंटेटिव, वही कहेगा कि PTI हमसे ज्यादा पॉपुलर नहीं, वरना मेरे ख्याल से एक आम सी बात है कि सब इस फैक्ट से मुत्तफिक है। लेकिन क्या PTI का फॉलोअर ऐसा है कि
कोई एहतजाज में, और इस किस्म का एहतजाज जिसको आप इनकलाबी रंग देना चाहते हैं उसमें शिरकत करेगा। वो हमने देख लिया है कि पिछले 1-1.5 साल में जितने भी मज़ाहमती इन्होंने अप्रोच अपनाई है वो उस तरीके से कामयाब नहीं हुई। हाँ, ये क्राउड ऐसा है जो आपके लिए जलसा अटेंड करेगा, अगर आपके शहर में होगा, बड़ी तादाद में निकलेंगे, इंजॉय करेंगे उसको। वोट देने के हवाले से बड़े लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि निशान के बाद तो शायद निकले ही ना, बट वो एक सरप्राइज था। उन कैंडिडेट्स के लिए भी लोग निकले जिनको लोग जानते नहीं थे और उन्होंने वोट किया, बड़ी तादाद में वोट किया। तो आई थिंक इस हद तक तो ठीक है, लेकिन कोई मज़ामती तहरीक चलेगी जिसमें इनकलाबी तहरीक होगी, मुझे नहीं लगता उसके लिए लोग तैयार हैं निकलने के लिए। अब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इमरान साहब, पीका के हवाले से जो कानून साजी हुई है, मतलब प्राइवेटली बैठ के ये सारे लोग जो हैं वो हमें ये गुफ्तगू करते हैं, जी सानू नहीं पता, हमें मतलब कुछ पता ही नहीं है। इतनी परेशानी क्यों थी कि मीडिया को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, सहाफ़ियों के एहतजाज को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई? आप उनके अगर अथॉरिटी को उठा के देखें, ट्रिब्यूनल को उठा के देखें, इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को उठा के देखें, एक एक सहाफ़ी उसके अंदर डाला हुआ है। मतलब जो सहाफ़ी जो सबसे ज़्यादा इससे कंसर्न्ड होंगे वो उनकी नुमाइंदगी सिर्फ एक एक आदमी की उसके अंदर। देखें, बात यह है कि मैं, आपको पता है ना, मैं पीका का मुतासरा फ्रीक हूँ एक तरह से। मुतासरीन पीका में से हूँ। अच्छा, वो हमारे यहाँ गड़बड़ें बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं। मतलब ये कि आप भी सोशल मीडिया के ऊपर हैं, मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर हूँ। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का तर्ज़ अमल हमारे सहाफ़ी भाइयों का मुख्तलिफ होता है, और जब वो किसी एडिटोरियल चेक जब उनके ऊपर हो तो वहाँ पर उनकी गुफ्तगू कुछ और तरह की होती है। जो इज़हार राय है, किसी के बारे में आपकी राय क्या है, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। तज्ज़िया आपका मुख्तलिफ चीज़ है, फैक्ट्स देना कुछ और बात है। असल इशू होता है कि जब आप फैक्ट्स को तबाह बर्बाद कर देते, डिस्टॉर्ट कर दें तो कर दे। अभी कतर एयरवेज़ की खबर आपने सुनी थी ना, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि जी वो ऑपरेशन बंद कर दिया जी। फिर वो कतर एयरवेज़ वालों ने, इस तरह के बड़े वाक़यात हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं ये वाली बात करूंगा तो मेरी बरादरी मेरे खिलाफ हो जाएगी। नहीं, आप खुल के ये मेरा ख्याल है वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, और आप इस पीका एक्ट को सपोर्ट करते हैं? मैं सर, पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी कर रही है। शिबली फराज साहब, आपकी अपनी मैं बतौर एक सहाफ़ी कह रहा हूँ कर रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक। और अगर मेरे ऊपर कोई एडिटोरियल चेक है तो मेरा तर्ज अमल वहाँ पर जो है, यहाँ पर भी मुझे उसी तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। हालात की ज़रूरत थी जिसकी वजह से ऐसे ही दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी है। आपके सामने कौन सा तमाशा नहीं होता सोशल मीडिया के ऊपर, किस तरह करके लोगों के कत्ल के फतवे भी जारी होते हैं, सारा कुछ होता है। राय साकिब सर, जी सॉरी, आप बात कंप्लीट करें। तो मैं वो फटीक वाली जो आप बात कर रहे थे, वो मेरे पास एक उससे मुतल्लिक खबर है। बताइए। मुझे आज एक साहब मिले जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है। अच्छा। और वो बता रहे थे कि फवाद चौधरी साहब किसी पेशी में वो है ना, शरीक मुलज़म है उनके बाज़ मुकदमात में। तो वो इमरान खान साहब ने उनको मुखातिब करके कहा, यार वो जो तुम भागे थे ना, मुझे वो मंजर नहीं भूलता, तुम्हें इस तरह नहीं भागना चाहिए था। अच्छा। वो जब गिरफ्तार हुए थे। ऑप्टिक्स मैटर करते हैं, लोगों को मैसेज जाता है। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब की वो पोजीशन, मेरा नहीं ख्याल कि वो हो सकती है सियासत में, जो ऑप्टिक्स उनका बेड़ा गर्क कर गए। तो ये जो 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर साहब गए और फिर बुशरा बीबी भी गई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो एक फ़ाइटर वाला, स्ट्रीट फाइटर वाला, या जो स्ट्रीट पावर वाला जो एक भरम था, वो बड़ा मुतासिर हुआ। अच्छा। और अब अगर आई डाउट कि ये 26 नवंबर जैसी अपनी स्ट्रेंथ का भी मुजाहरा कर सके। आप देखें ना, ग्रेजुअली कम हुई। मैं वही कह रहा हूं, लग रहा है जैसे आहिस्ता आहिस्ता 9 मई को क्या था, रेमिटेंसेस का उठा के देख लें। जी रेमिटेंसेस के जी उन्होंने कहा अब आखिरी जो फिगर्स कम से कम दिसंबर के आए उसमें तो रेमिटेंसेस और बढ़ गई हैं। और आपको तो बेहतर पता है कि कुछ लोग कह रहे हैं, बल्कि आप ही से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे, मैं नहीं यकीन के खान साहब जल्दी आएंगे। जी ऐसे ही वो उनके अपनी पार्टी के से जुड़े कुछ लोग हैं। राय साहब, मैं कमिंग बैक टू पीका, इमरान साहब समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत थी, कोविड के बाद जिस तरह एक वैक्सीन का इजाद हुआ, इसी तरह सोशल मीडिया के हवाले से इनकी राय ये है कि हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि ऐसा ही एक कानून चाहिए था, ऐसा ही एक एक्ट चाहिए था। और सेइंग दिस विद अ डिस्क्लेमर कि जी मैं जानता हूँ मेरी सहाफ़ती बिरादरी जो है वो मुझसे इख्तलाफ करेगी, लेकिन मेरी राय यही है और मैं मुतासरा फ्रीक हूँ। ये भी आप मुतासरा फ्रीक साहब,
जी, वी ऑल नो दैट कि आप मुतासरा फरीक हैं एंड वी वर विद यू एट दैट टाइम। जब आप मुतासरा थे तो हम सारे आपके साथ खड़े हुए थे। मंसूर साहब, 2-3 गुजारिशात हैं कि हम हमेशा वेस्टर्न मुल्कों की, अमेरिका की मिसालें देते हैं पाकिस्तान में। हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें बहुत मिसालें दी कि जी देखें कैपिटल हिल में जो हुआ वहाँ पर पकड़कर उन्होंने सजाएं दे दी अमेरिका के अंदर। 9 मई के बाद ये बड़ी डिबेट चली पाकिस्तान के अंदर। चलिए वो आम माफी वाली कहानी भी साइड पर रख देते हैं, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दाखिल हुए हैं, अभी रिसेंटली कल की शायद खबर थी कि उन्होंने डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं हमारे उनके अमेरिका के, और उनको तमाम लोगों को एक्सेस दे दिया कि आप लोग भी आएँ और इवेंट्स कवर करें। मतलब वो डिजिटल मीडिया को इस हद तक प्रमोट कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम अमेरिका की, यूरोप की मिसालें देते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में ये क्यों मिसाल नहीं देते कि जनाब वहाँ पर डिजिटल मीडिया को प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पर उस पर कदगने लगाई जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रेगुलेट करने की जरूरत है? तो बिल्कुल है। डेफेमेशन लॉज क्या पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है? क्या उनकी एग्जीक्यूशन में, उनकी इंप्लीमेंटेशन में बेहतरी आनी चाहिए? पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन में बेहतरी आनी चाहिए? या आप ऐसे कवानीन बना दें कि आपके शो के अंदर बैठकर आपका मेहमान कोई बात करके चला जाए तो कल को मंसूर साहब के ऊपर भी एफआईआर हुई पड़ी हो और जो बाकी मेहमान बैठे हैं वो भी एफआईआर पड़ी हो, और कोई भी बंदा जो चलते फिरते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कल ही मैं जजमेंट्स कुछ देख रहा था कि माजी में जब लोगों के ऊपर एफआईआर दी जाती थी तो जजेस ने वहां पर कहा हुआ है कि यार हर बंदा एग्रीव्ड नहीं हो सकता ना किसी भी एक केस में, जो हर बंदा उठकर कहता है कि जी मैं गाड़ी में घूम रहा था, मैंने फलां वीडियो देखी और मेरी बड़ी दिल आजारी हुई, लिहाजा भाईजान फलाने के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। हर बंदा एग्रीव्ड नहीं हो सकता। अब इन अमेंडमेंट्स के बाद, इन तरामीम के बाद मैं अभी तक कंफ्यूज हूं कि यहां पर तो रास्ता खोल दिया है कि आपके, मेरे, शहजाद साहब के, बाकी हमारे भाइयों के, किसी के भी टॉक शो में से कोई बंदा, एक बंदा उठा के क्लिप उठाए कि जी मैं एग्रीव्ड हूं, इन्होंने फलां बंदे के बारे में ये बात की, मैं बड़ा रंजीदा हूं, मुझे बड़ा दुख हुआ, उसमें यहाँ पर मैं पेशियां भुगतते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मेरी रिजर्वेशन राय साहब, ये इसकी मेरे ख्याल में एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन नहीं है, रादर उसमें मैंने जो पढ़ा है उसके अंदर फेक न्यूज़ के हवाले से लिखा हुआ है। मैं अगर फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दूं और एक झूठा इल्ज़ाम लगा दूं तो उसकी पकड़ाई जो है बेसिकली होगी, लेकिन ये सिर्फ कह देना कि जी मैं किसी के कमेंट से मेरी दिल आजारी हुई है, मेरे नहीं ख्याल उसके ऊपर तो पकड़ नहीं है। लेकिन अगर आपसे ही चले मैं सवाल करूं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि एक फेक न्यूज़ के हवाले से क्या सद्देबाब होना चाहिए? आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? लेट मी प्लीज ऐड टू दैट, और उस पर मैं बाद में आ रहा हूं। लेट मी प्लीज ऐड टू दैट कि इसमें कौन है जज, इसमें कौन है जूरी, इसमें एग्जीक्यूटिव ही आपका कमीशन बना रहा है, एग्जीक्यूटिव ही आपका ट्रिब्यूनल बना रहा है, एग्जीक्यूटिव ही ट्रिब्यूनल में बंदे लगा रहा है, एग्जीक्यूटिव ही आपका डीजी लगाएगा अथॉरिटी का, और इवेंचुअली ये केस जाकर आप चैलेंज कहां पे कर सकते हैं? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर जाकर ये एक इंटरप्रिटेशन किस चीज की होगी? 19A की आजादी इजहार राय की। और अगर आईनी नुक्ता आ गया तो ये केस कहां पर लगेगा? एग्जीक्यूटिव के बनाए हुए आईनी बेंच के सामने लगेगा। तो यहां पर जज, जूरी, हर चीज एग्जीक्यूटिव होगी ना। आज पीएमएलएन की हुकूमत है, पीएमएलएन इसकी बेनिफिशियरी होगी, कल को तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, वो इसकी बेनिफिशियरी होगी, पीपल्स पार्टी की आएगी, वो बेनिफिशियरी। पार्लियामेंट का बनाया हुआ है सर। अब एट दिस मोमेंट किसने डीजी लगाना है? डीजी किसने लगाना है एट दिस मोमेंट? यार मैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का है। चले ठीक है, चले उस पे एग्जीक्यूटिव का नहीं, मैं बस ये क्लियर कर रहा हूं। जिस तरह इमरान भी वहां पर वोटिंग हुई, वो सेनेटर्स के बयान सारे ऑन रिकॉर्ड। एतराज तो आप किसी भी चीज पे कर सकते हैं ना मेरे भाई, एतराज तो किसी भी चीज पे कर सकते हैं। 302 के जाली केस नहीं बनते पाकिस्तान में, दुनिया भर में। राय साहब कानून का गलत इस्तेमाल होना एक अलग बात है, कानून क्या अच्छा है या बुरा है वो एक अलग बात है। मैं इमरान भी यहाँ पे कंसीड कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं आपका आर्गुमेंट मान लेता हूँ, लेकिन अथॉरिटी का डीजी, ट्रिब्यूनल्स, वो सारे किसने लगाने हैं? क्या एग्जीक्यूटिव ने नहीं लगाने? वो किसको उसी एग्जीक्यूटिव की करप्शन की स्टोरी नहीं। राय साहब फिर उसी एग्जीक्यूटिव की स्टोरीज आप और मैंने कर रहे होना है। राय साहब इस तरह तो फिर कल को इस बात पे भी एतराज किया जा सकता है जी मुल्क का वजीर आजम जो है वो आर्मी चीफ क्यों लगाता है? नहीं भाई, वो एक सेट पैटर्न है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दिया गया। ये भी तो एक कानूनी माना गया ना सर। ये स्ट्रक्चर तो नो। जी। अच्छा, ये इनसे पूछे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ आकर आप प्लीज यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक है। यहाँ पर 19A है एक फोर्स का सरबराह लगाना, और 19A बुनियादी इंसानी हकूक को आप एक जगह पे भाई ज़ाब्ता फौजदारी के जितने कवानीन है वो इंसानी बुनियादी हकूक से मुतल्लिक है। ज़ाब्ता फौजदारी के जितने भी कवानीन है वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लिक है। वहां पर भी एग्जीक्यूटिव ही करती है, कैसा चो कर देता है पर्चा। साहब हमेशा क्रिमिनल कोई भी प्रोसीडिंग सहाफियों के खिलाफ नहीं होती, सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं। आपने यहाँ पर क्रिमिनल मुझे राय साहब जहां तक मुझे आपकी बात समझ आई है, एक तो आपको जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है
ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको एतराज है कि गवर्नमेंट Yes. की उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, बट प्रिंसिपली यू डू एग्री के फेक न्यूज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, इसमें कोई होना इख्तिलाफ चाहिए, नहीं। बिल्कुल देखिए, होना बात चाहिए, यह है कि बिल्कुल होना जब कवानीन बनते बिल्कुल होना हैं और चाहिए। जब उन पर प्रैक्टिस की जाती है, जो कमियां कुताहियां होती हैं वो वक्त के साथ साथ ठीक होती हैं। अच्छा, एक दिन में ना आप एक अच्छा कानून बना सकते हैं और ना ही कुछ अरसे में उसको आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आजाद साहब, आपको प्रॉब्लमैटिक एरिया कौन सा लगता है पीका के हवाले से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है मंसूर के सोशल मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए, जैसे टीवी है, जैसे आपका प्रिंट मीडिया है। लेकिन बदनीयती का आगाज वहीं से शुरू हो जाता है जब आप विदाउट कंसल्टेशन स्टेक होल्डर्स के साथ एक कानून लेकर आ जाते हैं और उसके बाद आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद गलती तस्लीम करते हैं कि गलती हो गई, कौमी असेंबली से पास होने से पहले कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, हमने नहीं की, अब सेनेट में कर लेंगे। ठीक है। सेनेट में भी नहीं हुई। एक दिन में कमेटी से पास हुआ, मेरे सामने था, मैं कमेटी में था, 15 मिनट में जिस तरह हशप किया गया सारे मामले को, बहुत ही अफसोस की बात है। फिर सेनेट से भी पास करवा लिया गया, आज सदर ने भी दस्तखत कर दिए। तो हर लेवल पे वो जमातें जो कि कहती थी, अगर इमरान साहब अपना खुद उनके साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, लेकिन उस वक्त 2022 में फिर जब कानून उसको और सख्त कर रही थी तरीके इंसाफ, तो 2 साल पहले 3 साल पहले तो नून लीग कहती थी काला कानून है और ये जमाबंदी के लिए लाया जा रहा है, और आज वो कैसे हो सकता है कि मुल्क की जरूरत हो गई? तो या उस वक्त आप गलत थे या आज आप गलत हैं। ये हमें जरा मंसूर साहब, आपको, मुझे और बाकी साथियों को ये पोजीशन लेनी पड़ेगी कि जब कोई पार्टी ऑपोजिशन में होती है वो साथियों के साथ मिल जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, आजादी सहाफत के लिए, और जैसे ही हुकूमत में आते हैं आंखें फेर लेते हैं। तो इन पार्टीज की जरा हमें निशानदेही करके फिर उनको नेक्स्ट टाइम ये याद दिलाना चाहिए कि आपका रवैया क्या था। एक तो ये बात विदाउट कंसल्टेशन, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट तमाम इस पे अपॉइंटमेंट्स करेगा, इवन जो एक एक साफी का अभी आप जिक्र कर रहे थे, वो अपॉइंटमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट करेगा। ये नहीं है कि एक्स ऑफिशियो, जैसे आपने कह दिया कि पीएफयूजे का सेक्रेटरी जनरल होगा या पीएफयूजे का सदर होगा या कोई और बॉडी का सदर होगा, नहीं, पिक एंड चूज गवर्नमेंट करेगी। ये भी उन्होंने डिमांड हमारी नहीं मानी। अभी आप प्रोग्राम मेरे साथ कर रहे हैं, ये पेमरा की गाइडलाइंस के मुताबिक है, लेकिन जब ये यूट्यूब स्पेस में जाएगा, एक और अथॉरिटी यानी कि डिजिटल अथॉरिटी, वो फिर आपको उसकी गाइडलाइंस में पूरा उतरना पड़ेगा। दूसरा, क्रिमिनल पनिशमेंट को जो है इस लॉ में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बना दिया है। अब उससे पहले पीका में सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या हेट स्पीच हो, वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल था। अब आप मुझे बताइए कि अभी आपने फेक न्यूज की मिसाल दी थी, तो क्या उसका तरीका ये होना चाहिए कि अगर आपके खिलाफ किसी ने फेक न्यूज दी और आपने उसके खिलाफ या किसी तीसरे शख्सियत ने जाके उसके खिलाफ कंप्लेन कर ली, जो बड़ी अजीब सी बात है, किसी कानून में नहीं होता, तो पहले उसको आप धड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे? ये नहीं होता। आपको चाहिए कि पहले आप इंक्वायरी करें, जुर्म साबित हो, फिर सजा होती है। और दूसरा, इतना भी हमने उनसे कहा था कि आप जो है, अगर आप ये कहते हैं, क्योंकि फेक न्यूज साबित कैसे होगी, वो तो नीयत पर है ना, क्योंकि इससे पहले खुद 2023 में अभी ये जब पेमरा का लॉ अमेंड करने जा रहे थे, तो मरियम औरंगजेब साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, बड़े फखर से आकर उन्होंने बताया था, बिल्कुल ठीक बात की थी कि पहली दफा डिफाइन किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है। उससे पहले वेग टर्म था, आज वो वही वेगनेस और एक वसी किस्म का कानून लेकर आ गए जो कि किसी पे भी अप्लाई कर सकता है। कम से कम अगर आपने कुछ जो सख्त पनिशमेंट दी थी पोर्नोग्राफी या कोई हेट स्पीच के हवाले से, तब भी आप मौका दें कि अगर कोई शख्स 48 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगता या विड्रॉ नहीं करता, तो फिर आपको पता है कि उसकी नीयत गलत है और वो जानबूझ के ये कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, जैसे अभी एक व्हाट्सएप एडमिन को गिरफ्तार किया गया, क्या उससे पूछा, कोई इंक्वायरी नहीं, हमें पता चला पीका के तहत बुक कर लिया है और अरेस्ट कर लिया है और बाद में उससे अब इंक्वायरी होगी और इस कानून को मजीद सख्त बनाया गया है। तो मेरी नजर में इसमें बेसिक फ्लॉज हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी होती तो हम सब आपके साथ खड़े हुए थे, सब आपको इसमें हेल्प करते, लेकिन आपने एक बुलडोज करके कानून बनाना था। और बदकिस्मती की बात ये सुने, सेनेट कमेटी से निकल के पीपल्स पार्टी के अरकान और दीगर लोग कह रहे हैं हम तो मजबूर थे, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था, हमें तो ये करना ही था। ये हाल है। अब वो आप और मैं आवाज उठा लेते हैं, लेकिन जो दावा करते हैं कि हमारे पीछे लाखों करोड़ों अवाम है, वो इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि कम से कम 2 दिन बहस करवा लो बिल पर। ठीक, मैं इमरान साहब इस पे कुछ कमेंट करना चाहिए। इमरान साहब, उसकी बेसिकली जो रूह है, जिस तरीके से इसको बुलडोज किया गया, उससे ये लग रहा है कि इसका मकसद कानून साजी नहीं है, इसका मकसद इसका लग रहा है कि जो हमसे इख्तिलाफ करे, जो हम पे तनकीद करे, उसकी जवाबबंदी कर दी जाए। फेक न्यूज़ लग नहीं रहा इस सारे मामले में कि वो इसका टारगेट है। इसमें कबाहतें हो सकती है। मैंने तो एक बुनियादी बात फेक न्यूज़ के ऊपर बात की थी। अच्छा, मैं जो हम वाया बठिंडा घूम रहे हैं ना सारे के सारे, मैं ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये बेसिकली नून लीग ने पहले बनाया था
और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इसमें अपना तड़का लगाया, अपनी मिर्चें डाली। अब फिर नून लीग की हुकूमत है, तब ये अब वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही, हम सहाफ़ियों के साथ हैं। ये खुद सहाफ़ियों के साथ क्या करते रहे हैं, ये किसी ढकी छुपी बात नहीं। मसला ये है कि जब जिनको ज़रूरत थी पाकिस्तान की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, तो फेक न्यूज़ करने वालों को तो हीरो बना के पेश किया जाता था। ठीक है। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के फैक्ट्स की ऐसी की तैसी कर दी जाती थी। नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के बड़े बड़े जो सहाफ़ी थे पाकिस्तान के, वो कहते थे इधर शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए 2 बंदे स्नाइपर भेज दिए। ठीक है। ये नेशनल टीवी के ऊपर चलता था, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो तब वो सूट करता था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, तो लिहाजा वो हीरो भी बने सारे के सारे सहाफ़ी, और उनकी नौकरियां भी चलती रही, सारा कुछ होता रहा। अब इतराज़ इस बात के ऊपर है कि ये जो असलहा आपने बना दिया है ना, जिस किस्म की बंदूक आपने बना दी है, चलें हो सकता है आपकी ये राय हो कि आज जिसके हाथ में ये बंदूक है ये इसको उस तरह नहीं इस्तेमाल करेगा, ये बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, ये चुन के अपना शिकार ढूंढेगा फिर गोली चलाएगा। हमारा एतराज़ इस बात के ऊपर ये आ रहा है कि ये जो बंदूक आपने बना दी है, कल को अगर ये गलत हाथों में चल गई तो उसके बाद ये कौन कौन किसको मारेगी, जिसमें आप खुद एक मुतासिर हैं, तो कल को ये आपके ऊपर भी दोबारा चल सकती है। देखें, अब किसी की नीयत के ऊपर ना तो शक और आप कुछ कर नहीं है। पाएंगे, हम भी आपके लिए फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अंदेशे कायम रहने हैं और अंदेशे हमेशा रहते हैं। सर आप मुझे इससे सबसे ज्यादा कौन इससे मुतासिर होगा? जर्नलिस्ट ही है ना, मेरा ख्याल यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट तो ज्यादा यूट्यूबर मुतासिर चले यूट्यूबर्स होंगे। मेरा मेरा ये ख्याल है। आप भी यूट्यूब पे हैं, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ साथ। नहीं चले आप भी हैं। हम 3 यूट्यूबर भी बैठे हुए, जर्नलिस्ट के साथ 3 यूट्यूबर भी बैठे हुए। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अब मेरा एतराज ये है कि कल को किसी बात के ऊपर भी, किसी बात पे भी एतराज लगा के कह दिया जाए कि जनाब आपने ना फेक न्यूज़ दी है। आपसे तहकीकात अब बाद में होंगी, और सामने जो लोग 8 लोग बैठे होंगे, 9 लोग जो बैठे होंगे, उन 9 लोगों में से सिर्फ एक सहाफ़ी होगा जिसको आप समझा सकेंगे कि भाई मैंने ये खबर दी थी तो क्यों दी थी, इसके एथिक्स क्या थे, क्या इसका एडिटोरियल चेक हुआ था। सिर्फ एक आदमी आपकी बात, उसमें चेयरमैन पीटीए बैठा हुआ है जिसका कोई लेना देना नहीं जर्नलिज्म के साथ, उसमें चेयरमैन पैमरा बैठा हुआ है, कोई लेना देना नहीं उसका जर्नलिज्म के साथ, सेक्रेटरी दाखिला बैठा हुआ है, कोई लेना देना नहीं उसका जर्नलिज्म के साथ, जिसको आप चेयरमैन बनाएंगे कोई लेना देना नहीं उसका भी जर्नलिज्म। बातें आपकी ठीक हैं, तो फिर मेरा जो उसूली जो मैं बात कर रहा था वो फेक न्यूज़ के ऊपर कर रहा था। अब ये जो कानून साजी हुई है, इसमें जो सॉरी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि फेक न्यूज़ प्रॉब्लम है, बीमारी है। हमारा सिर्फ सहाफ़ियों का ये कहना है कि बीमारी का इलाज डॉक्टर से करवाइए, लोहार से मत करवाइए। मैं एग्री करता हूँ, ये आपसे मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि मंसूर हमेशा ये दलील एक दी जाती है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा कमजोर है, तो आप उसको मजबूत करें। आपने उसको मजबूत करने की बात आती है, कभी आप ये कानून ले आते हैं, कभी आप 26वीं तरमीम ले आते हैं। बात ये होती है कि आप अपने डेफेमेशन का कानून मजबूत करें, तो नहीं आप एक और कानून पकड़ के ले आते हैं। और अभी थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं, अभी आईनी बेंच के हवाले से बात हो रही थी। अब जजेस की अपॉइंटमेंट या आईनी बेंचेस जो जेसीपी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाता है, उसमें 13 अरकान है, जिसमें अब जजेस माइनॉरिटी में है 5, 6 तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के अरकान है, इसलिए उनको 1 वोट चाहिए होता है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जब ये तमाम जजेस ने 4 जजेस ने ये कहा कि आईनी बेंच आप बना दें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, तो हुकूमती अरकान ने उनसे इनकार किया और एक जज साहब उनके साथ मिल गए, तो फिर फैसला यही हुआ कि सिर्फ 8 जजेस आईनी बेंच में जाएंगे। तो उसकी अब जो मेजॉरिटी है जुडिशल कमीशन की, वो हुकूमती और पार्लियामान अरकान के पास है। पार्लियामेंट में 2-2 दोनों के, लेकिन हुकूमत की इसमें पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है। इस मुल्क को जजों और जर्नैलों ने बड़ा चला के देख लिया है। अच्छा, पार्लियामेंट को भी मौका दे के देख लिया। ये पार्लियामेंट ही चला रही है, मौका दे के देख ले। मैं कह रहा हूं हम पार्लियामेंट को दे दें, हम मान जाएंगे, पार्लियामेंट को चलाने तो दे। जुडिशल कमीशन जो है इसमें जो अगर वो पार्लियामेंट की बालादस्ती है तो इसमें तकलीफ वाली क्या बात। ठीक, राय साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की वजह? इनके नजदीक पार्लियामेंट इमरान खान साहब वाली मुल्क कभी सियासतदान चला रहे जी जी नहीं, वैसे नहीं, मेरे नजदीक नवाज शरीफ साहब वाली भी ठीक थी, मेरे नजदीक बेनजीर भुट्टो साहब वाली भी ठीक थी, गिलानी साहब वाली भी ठीक थी। जजेस अपॉइंटमेंट का दुनिया भर में तरीकेकार अलग है, लेकिन बेंच कौन बनाएगा ये फैसला कब सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के बाहर से हो सकता है कि पार्लियामेंट बताएगा कि बेंच कौन सा होगा, जजेस कमेटी, लॉ मिनिस्टर बताएगा कि बेंच कौन सा होगा। बेंच फॉर्मेशन, मैंने कोई ऐसी जूरिस्प्रूडेंस नहीं देखी दुनिया में कि बेंच फॉर्मेशन का फैसला अदालत के बाहर से हो रहा हो। थैंक यू शहजाद इकबाल साहब, इमरान शफकत साहब, राय साकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई होप यू लाइक द आर्गूमेंट। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते
मुझे मेरे ख्याल में अब ये एक रूटीन बनानी पड़ेगी कि प्रोग्राम के आखिर में एक्स्ट्रो देते हुए मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे इस पूरे प्रोग्राम में कहीं कोई ऐसी बात जो है वो किसी को नागवार ना गुजरी हो, कोई बुरी ना लग गई हो, कि ये ना हो कि मैं पीका के कानून के ज़रिए जो है वो पकड़ा जाऊँ। ये हर प्रोग्राम के आखिर में शायद मुझे दुआ करनी पड़ेगी। कल इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।